अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तो वो कौन सा होने वाला है, तो एक देशीय शोध, ठीक है ना, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो याद रखना कि कितने होते, तो 19, ठीक है। पूछ ले जाते हैं कि एक देशीय शोध कितने माने हैं। चरक संहिता में तो 19 बताए हैं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग एक पर्टिकुलर, जैसे कि उपजीविका आ जाएगा, गलगंड आ जाएगा, गंडमाला आ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, उसमें हमें क्या पढ़ना होगा, उसमें हमें पढ़ना होगा कि कौन सा दोष उसमें प्रकोपित हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, उसका स्थान क्या है और वो जल्दी हो रहा है या लेट हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है उपजीविका। तो उपजीविका में क्या बोला कि जो श्लेष्म होता है उसमें कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो कफ बढ़कर क्या करता है, जीवा मूल में जाकर वो क्या कर देता है, अपना स्थान बना लेता है। वहाँ स्थान बनाकर फिर वो क्या करता है, बहुत जल्दी ही क्या कर देता है, आशु लिखा ना, तो आशु का मतलब है शीघ्र, तो शीघ्र ही वो क्या करेगा, शोध को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है एक अधिजीविका भी आती है। क्या आ जाती है, अधिजीविका। तो सुश्रुत ने क्या है, उन्होंने बताया कि एक उपजीविका होती है, एक अधिजीविका। उपजीविका में जो दोष बताए गए हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं, तो कफ रक्त बताया हुआ है। और अधिजीविका में कितने बताए हुए हैं, तो उन्होंने बोला पित्त कफ रक्त, ये बताए गए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको क्या है, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है आपके पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है गलशुंडी। क्या आ जाएगा, गलशुंडी। तो इसमें आपको याद रखना कि कफ जो होता है वो प्रकुपित हो जाता है, ठीक है। प्रकुपित होकर वो कहाँ चला जाता है, तो कालके में। कालके क्या होता है, दैट इज अ तालुमूल, यहाँ पर लिखा हुआ है कालके क्या होता है, तालुमूल में। वहाँ जाकर क्या करता है, वो ही शीघ्र ही क्या कर देता है, शोथ उत्पन्न कर देता है, ठीक है, शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर जो ये रेड पेन से ये पूरा लिखा हुआ ना, इसमें हमने क्या किया कि कफ वालों को अलग कर दिया है, पित्त वालों को अलग कर दिया है और वात वालों को अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो उपजीविका उसमें कौन सा दोष प्रकोपित है, या गलगंड है या गल ग्रह है, उसमें कौन सा दोष प्रकोपित है। तो याद रखना कि जो गल वाले तीनों दोष हो उसमें कफ प्रकोपित होता है और उपजीविका में क्या है, कफ प्रकोपित होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम नीचे अगर हम पढ़ते हैं गलगंड के बारे में, तो गलगंड में भी यही चीज़ें बताई गई हैं कि जो गलगंड है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें भी यही है कि जो श्लेष्म है वो प्रकोपित होकर कहाँ चला जाता है, तो वो गल बाहरी, मतलब कि गले के बाहरी प्रदेश में वो प्रकोपित होकर क्या करता है, शनै का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, धीरे धीरे जो है वो शोथ उत्पन्न करेगा, ठीक है। और जो गल ग्रह है, ठीक है, क्या है, गल ग्रह है, तो वो क्या करेगा, उसमें आ जाता है दैट इज अंतःगल है, ठीक है ना। क्या आ जाएगा कि कहाँ स्थापित हो जाता है, तो अंतःगल है। तो उसमें वही बोला कि जो श्लेष्मा है वो प्रकोपित होकर क्या करता है, अंतःगल में स्थिर होकर क्या है, शीघ्र ही वो क्या करेगा, शोथ उत्पन्न करेगा। याद रखना कि अंत जब अंदर गले में शोथ बन रहा है तो वो जल्दी बनेगा, लेकिन जो बाहर बनेगा वो क्या है, लेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास विसर्प, ठीक है। ये तो थे हमारे कफ वाले, वो खत्म हो जाते हैं। अब आ जाता है विसर्प। तो विसर्प को अगर याद करना तो याद रखना कि इसमें पित्त प्रकोपित होता है। देखो विसर्प वैसे भी स्किन डिसऑर्डर्स में सब आ जाते हैं, तो याद रखना कि पित्त प्रकोपित है, सरक्तम, ठीक है ना। पित्त जो है वो प्रकोपित हो जाता है रक्त के साथ मिलकर और त्वचा में क्या कर देता है, त्वचा में फैल जाता है, ठीक है ना। और क्या है, साथ में जो रंग है उसको क्या है, चेंज कर देता है, ठीक है ना। शोथ है सरागम, ठीक है। नेक्स्ट अगले जाते हैं पीड़िका। तो पीड़िका में क्या बोला कि जो पित्त है वो प्रकोपित हो जाता है, त्वचा में जाता है, त्वचा में जाके वो क्या करता है, रक्त में स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। जो पित्त त्वचा और रक्त में क्या स्थिर हो जाता है और लालिमा उत्पन्न कर देता है, लालिमा के साथ क्या है, शोथ को उत्पन्न कर देता है, जिसको क्या है, पीड़िका बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि तिलक, पिपलू, ठीक है, व्यंग और नीलिका, ये हो जाए तो इसके में क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला है कि जो प्रकोपित पित्त है वो क्या करता है, शोणित प्राप्त है शुष्कति, ठीक है। जो पित्त है वो क्या है, प्रकोपित कर देता है, उसको रक्त को सुखाकर क्या करता है, वो तिल, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं कि तिलक, ठीक है, तिल, पिपलू, व्यंग और नीलिका, इसको क्या है, इसको उत्पन्न कर देता है। जो सुश्रुत है उन्होंने जो पिपलू है उसको क्या माना गया, तो उसको जंतुमनी कहा गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है शंखक। तो शंखक में भी क्या बोला, जो पित्त है वो प्रकोपित होकर क्या करता है, शंख प्रदेश में अपनी स्थान बना लेता है। वो स्थान बनाने के बाद उन्होंने बोला कि वहाँ पर क्या शोथ उत्पन्न हो जाता है। शोथ उत्पन्न होने पर उन्होंने क्या बोला कि ये क्या होता है, दारुण तस्य, ठीक है, ये क्या होता है, काफ़ी भयानक होता है। और जो विमर्श है, विमर्श में अगर आप देखेंगे तो इसको क्या है, इसमें यह भी बोला गया त्रिरात्रि जीवितम, ठीक है ना, हंति शंखो नाम नामत है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो 3 रात्रि तक ही क्या है, जीवित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया
नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है कर्णमूलिक शोथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया कि कर्णमूल जो शोथ है उसमें क्या बोला गया, तो यस्य पित्त प्रकोपित है मूल अवितिष्यते, ठीक है, ज्वर अंते, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला गया कि जब ज्वर का क्या अंत हो जाता है, अंत में क्या होता है, जो पित्त प्रकोपित होने से क्या है, जो कान है, कान के मूल में क्या है, शोथ उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, कर्णमूल शोथ बोला जाता है, जो कि इसको क्या माना गया, असाध्य माना गया, ठीक है ना। इसमें लिखा ना कि दूजरो, ठीक है ना, दूजरो मीन्स क्या आ जाता है कि असाध्य व्याधि माना गया है। जो आगे देखो, आगे इन्होंने क्या बोला कि जो अब हम क्या पढ़ेंगे, सन्निपात ज्वर, जब हम ज्वर का चैप्टर पढ़ेंगे, चरक चिकित्सा 3 जो ज्वर है, तो उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बोला कि कर्ण मूल अगर में शोथ हो जाए तो वो कैसा होगा, तो वो दारुण, ठीक है ना, सुदारुण है होता है। हारित संहिता में क्या कुछ अलग तरीके से बताया गया, उन्होंने क्या है, ऐसे उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ज्वर के स्टार्टिंग में होगा, ज्वर के मध्य में होगा और ज्वर के अंत में होगा। अगर जो शोथ है वो ज्वर के स्टार्टिंग में उत्पन्न हो तो वो कैसा होगा, वो साध्य होगा। अगर ज्वर के क्या है, मध्य में उत्पन्न हो तो वो कैसा होगा, कष्ट साध्य होगा। और ज्वर के जो अंत में होगा तो उसको क्या है, उसको माना गया है साध्य, ठीक है। ये चीजें असाध्य माना गया है, ठीक है। लेकिन जो क्या आ जाता है, भालू की, ठीक है, क्या जाता है, जो भालू की तंत्र है, क्या लिखा है, जो भालू की तंत्र है उसने क्या बिल्कुल ऑपोजिट बताया है, किसके, हारित के। मीन्स उन्होंने जो ज्वर के अंत में उसको असाध्य माना गया, तो उन्होंने ज्वर के अंत में उसको साध्य माना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑपोजिट उसके आ जाएंगे। नेक्स्ट ये थे पित्त वाले। अब आ जाता है वात वाले। तो देखना जितने भी सब वृद्धि रोग होते हैं ना उसमें वात प्रकोपित होता है। तो इसमें वही बोला है कि वात जो है वो प्रकोपित होकर क्या करता है, पित्त को, जो प्लीहा है उसको क्या अपने स्थान से हटा देता है, उसको हटाकर क्या करता है, पित्त की प्लीहा की विदृद्धि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि शनै क्या होता है, शनै वो अपना क्रिएट करता है। तो शनै परितूदन, ठीक है ना, शनै परितूदन पार्श्व प्लीहा, ठीक है। तो वो क्या अपने स्थान पर उसको साइड पे करके क्या करता है, धीरे धीरे वेदना करके प्लीहा को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है गुलम। तो गुलम में भी यही बोला गया कि वायु को प्रकोपित कर देता है, और साथ में क्या कहता है कि गुलम स्थाने थे, ठीक है ना। तो गुल्म के स्थान में वो चला जाता है। तो गुल्म के 5 स्थान बताए गए हैं। जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो उसमें 5 स्थान बताए जाते हैं। विमर्श में अगर आप देखोगे तो बताया गया है कि तस्य पंचविधम स्थानम, कौन कौन से आते हैं, पार्श्व 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है, लेटरल जो 2 साइड्स होते हैं। और दूसरा क्या उन्होंने बोला कि हृदय, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद चौथा आ जाता है नाभि, 5वां आता है बस्ती। तो इसमें क्या गुलम के स्थान बताए गए हैं। वहां जाके करता है शोफम सशूलम, ठीक है, शोफम सशूलम, ये वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट अगला आता है वृद्धि रोग। तो वृद्धि रोग में उन्होंने क्या बोला कि वात प्रकोपित होकर कहाँ चला जाता है, वात प्रकोपित होकर शोफ शूल उत्पन्न करता है। कहाँ कहाँ, तो उन्होंने बोला कि वक्षणों में, वृक्षण में, ठीक है, यति मतलब आदि में क्या है, ये क्या है, वात आदि जो दोष है उसको प्रकोपित होकर ये शोथ को उत्पन्न करता है। जो चरक ने वृद्धि रोग बताए हैं वो कितने बताए हैं, 3 बताए। तो कौन कौन से आते हैं, एक तो अंतर आ जाता है, मूत्र आ जाता है और वर्धन आ जाता है। और जो वाग्भट, शारंगधर और माधव, इन्होंने जो बताए गए वो कितने बताए गए हैं, 7 बताए गए हैं। कितने आ जाते हैं, 7। बस याद रखना कि 7 वृद्धि रोग बताए गए हैं, ठीक है। और जो वृद्धि रोग है उसको इन्होंने क्या बोल दिया, सप्तला गद बोल दिया वर्ड, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो सप्तला दारुण पढ़ा था, ठीक है। तो ये कौन सा है, सप्तला गद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगले आ जाते हैं उदर रोग। तो उदर रोग में उन्होंने क्या बोला कि वात दोषी जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है, जो कि है त्वचा और मांस में क्या है, आश्रित हो जाता है, ठीक है। तो उसको उदर रोग बोल दिया। अनाह क्या होता है, अनाह में भी वात दोष प्रकोपित हो जाता है, जो क्या है कुक्षी में आश्रित हो जाता है। और वहां जाकर क्या करता है, वहां जाकर जो तीर्यक गमन या ऊर्ध्व गमन या अधोगमन जैसे भी उसको क्या है गमन करना, तो वो वैसे ही करता है, ठीक है। ये चीजें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अगला आता है उत्सेंध। तो उत्सेंध क्या होता है, तो उत्सेंध में उन्होंने बोला गया है कि अधिमास, ठीक है ना, क्या आ जाता है कि अधिमास, अर्बुद इत्यादि के स्थान एवं स्वयं नाम से भिन्न भिन्न होता है, जो क्या है उत्सेंध के सामान्य रूप होता है। मतलब किसी भी स्थान पर क्या ऊपर उठना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड उत्सेंध बोलते हैं। इसको क्या है, इसलिए इसको क्या है, शोथ संग्रह है, क्या बोलते थे, शोथ संग्रह में क्या इसकी गणना की गई है। अब एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ठीक है, जो 19 प्रकार के एक देशीय शोध बताए, तो जो सबसे लास्ट वाला जो शोध है वो कौन सा है, ठीक है, किसके बारे में बताया, तो वो बताया गया है किसके बारे में, रोहिणी के बारे में। और सबसे जो पहला था उपजीविका, उसके बारे में, ठीक है। आपको पहला और सबसे लास्ट वाला नाम याद होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो रोहिणी है वो क्या होता है, वात पित्त कफ तीनों से प्रकोपित होती है। और वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जीवा मूल में,
ठीक है, कहाँ जाती है वो, तो जीवा मूल में ही उसका क्या है वो अपना स्थान लेती है। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि अगर उसका शीघ्र, ठीक है ना, ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो क्या होती है, उसमें बोला गया कि त्रिरात्रि परम, ठीक है ना, तस्य, तो उसमें भी क्या है 3 रात्रि तक ही वो जीवित रहती है, ठीक है ना, उसकी जो जीवन है वो 3 रात्रि ही रहता है। और साथ में बोले कि यदि कुशल वैद्य इसका क्या ठीक तरह से उपचार करता तो वो शीघ्र ठीक भी हो सकती है। शिप्रम समगयते सुखी, ठीक है। भोज ने क्या है, भोज ने अलग अलग बताया है, यहाँ पर भोज के बारे में लिखा हुआ, जैसे भोज ने क्या है अलग अलग दोषों के बारे में बताया कि जो सन्निपातज रक्तज हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग दिनों पे मरेगा। जैसे कि अगर अकेला वात से प्रकोपित होगा तो वो 7 दिन तक, पित्त से होगा तो 4 दिन तक, कफ से होगा तो 3 दिन तक, सन्निपातज होगा तो शीघ्र मारक होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7-4-3, ठीक है, क्या आ जाएगा 7-4-3 वात पित्त कफ, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट जो बताया गया है, नेक्स्ट अगला आता है साध्य असाध्यता। जो टॉपिक है वो क्या आ जाता है, साध्य असाध्यता। तो साध्य असाध्य का पूछ लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें मिलता है वर्णन। तो एक तो हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं चरक सूत्र 10, उसमें मिलता है, जिसमें हमने पढ़ा था क्रिस साध्य, पूरा एक्सप्लेनेशन से पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद 18 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, शोथ वाला चैप्टर, और आता है चरक निदान 8, इसमें क्या है साध्य असाध्यता के बारे में पता चलता है। इन्होंने क्या किया है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो मतलब चरक सूत्र 10 में हमने क्या पढ़ा था कि जो साध्य होते हैं और जो असाध्य होते हैं वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स जो साध्य है वो आ जाएगा सुख साध्य, कृत साध्य, और जो असाध्य वो आ जाएंगे हमारे याप्य और अनुक्रम में, ठीक है ना, अनुपक्रम में, या फिर क्या है प्रत्याखेप में, ऐसे इसको डिवीजन किया जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो साध्य और जो असाध्य है उसको मृदु और दारुण में डिवाइड कर दिया बस। मतलब मृदु को इन्होंने सुख साध्य में कन्वर्ट कर दिया, और जो दारुण था उसको असाध्य, दारुण जो था उसको कृष साध्य में, जो असाध्य में याप्य और प्रख्याखेप था तो उसको भी क्या है मृदु और दारुण में कन्वर्ट कर दिया। हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उन्हें वही चीज़ बोली गई है कि साध्य, ठीक है ना, इसमें यही बोला गया कि साध्य च एव असाध्य व्याध्यो द्विविधा समृता, द्विविधा समृता में इसको डिवाइड कर दिया। तो द्विविध कौन कौन से आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि मृदु दारुण भवेन ते भवंती चतुर्विधा। अब 4 हो जाएंगे, साध्य असाध्य था, साध्य के भी 2 हो गए, असाध्य के भी 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए ना। तो उन्होंने वही बोला है कि है तो वो 2 भेद है, ठीक है ना, द्विविधा, लेकिन क्या आ जाएंगे वो चतुर्विध बन जाएंगे, ठीक है ना, वो साध्य असाध्यता के बेस से। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो व्याधि है उसमें इन्होंने क्या बोल दिया है कि एक साध्य होता है एक असाध्य होता है। साध्य में आ जाएगा मृदु और दूसरे में दारुण, मृदु और दारुण, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है तो बताओ कि जो व्याधि है तो उनकी संख्या काउंटिंग कितनी, तो उन्होंने बोला कि जी ये असंख्य है, ठीक है ना। हम व्याधि को कभी भी काउंट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज उसके 6 कारण है। उन्होंने बोला हर व्याधि की क्या है, यहाँ से देखना, तो हर व्याधि की क्या है, रुजा, वर्ण, ठीक है, समूथन, समूथा नाम, ठीक है, संस्थान। सबसे पहले रुजा, मतलब हर व्याधि की पेन अलग होगी, या तो उसको जल्दी तेज पेनने होंगी, या तो फिर उसको दाह युक्त पेन होगी, या फिर क्या होगा उसको बहुत लेट मतलब मृदु टाइप की भी पेन हो सकती है। उसके बाद वर्ण, कि उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा, मतलब जहाँ पर पेन हो रही है कुछ भी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है समूथा, तो उसका निदान भी अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद स्थान, वो कहाँ पर होगी, वो हाथ में है, पैर में है, या फिर गले में है, गले के बाहर है या अंदर है, ठीक है, स्थान भी अलग अलग होगा। उसके बाद संस्थान, उसका लक्षण, ठीक है, वो भी अलग अलग दिखेगा, क्योंकि जो वातज प्रकृति वाले जो पर्सन होंगे, अगर उसमें पित्त प्रकृति वाला मिल जाएगा तो उसके लक्षण अलग होंगे, लेकिन जो कफज प्रकृति वाला उसमें कफज वाला ही कोई गुण मिलेगा तो वो अलग दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि सबके जो नाम होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसकी क्या है हम काउंटिंग कर ही नहीं सकते कभी। तो इसमें जो टोटल फैक्टर बताए गए हैं, याद रखना 18th चैप्टर में जो टोटल असंख्या के फैक्टर बताए गए हैं वो कितने हैं, 6, ठीक है। लेकिन जब हम क्या है चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 20, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें 4 फैक्टर बताए गए हैं, ठीक है। असंख्य होने के क्या है 4 फैक्टर बताए गए हैं। जब हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, इसमें जो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है त्रिबोध संग्रह, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है त्रिबोध संग्रह। तो त्रिबोध संग्रह किसको बोला जाता है, तो त्रिबोध जो संग्रह है उसको प्राकृति, अधिष्ठान और समूथा नाम, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्राकृति, अधिष्ठान और समूथा नाम। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है त्रिविध बोध संग्रह है। पूछ लिया जाता है कि त्रिविध बोध संग्रह में क्या आ जाता है। तो देखो हमें किसी चीज का बोध संग्रह होगा तो हम क्या पास हो जाएंगे हर चीज से, तो PAS पास, ठीक है ना। प से क्या आ जाएगा हमारा प्रकृति,
अ से अधिष्ठान और स से क्या आ जाएगा, समूथा नाम। ठीक है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको यहाँ पर एक रेफरेंस है, रेफरेंस में उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने यही बोला कि विकार, अगर विकार कोई होगी चीज़ तो अगर कोई कुशल वैद्य होगा तो उसको क्या है वो ठीक कर देगा। ना ही सर्वकारी सर्व विकारा नाम, हम सभी विकारों का क्या है नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हम सब विकारों का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, मतलब हम बोल चुके हैं ना कि 6 फैक्टर हैं, वही चीज़ें इन्होंने बात रखी गई है बार बार। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाते हैं ये वाले। ठीक है, इसमें वात पित्त कफ के क्या है प्राकृत कर्मों के बारे में वर्णन किया गया है। तो वात का जो प्राकृत कर्म है वो कौन सा बताया गया, तो उन्होंने बोला कि उस श्वास नी श्वास चेष्टा धातु गति समास समो मोक्षो गति मनता वायु कर्म अविक्राजम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि उच्छ्वास करने में या फिर श्वसन क्रिया में, ठीक है, तो वायु का अंदर बाहर निकालना हो गया, और या फिर क्या है धातुओं की गति सम रखना। ठीक है, या मोक्ष की प्राप्ति करवाना, या फिर उन्होंने बोला कि जो भी हम मल मूत्र का त्याग करते हैं वो क्या है एकदम प्रॉपर तरीके से बाहर निकालना, तो ये सब काम कौन करता है, तो वायु करता है। ठीक है, तो इन्होंने कि प्राकृत कर्म बताए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पित्त के प्राकृत कर्म, तो वो आ जाते हैं कि दर्शन पक्तिम रूमा च शुद्ध तृष्णा देहे मार्दवम। ठीक है, प्रभा प्रसादो मेधश्च पित्त कर्म अविक्राजम। इसमें बोला कि दर्शन मतलब देखने के लिए, हमारे पाचन के लिए ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, एक बॉडी टेम्परेचर देता है, भूख प्यास इसकी वजह से ही लगती है, शरीर में मृदुकर यही बनता है मतलब। ठीक है, और कांति प्रदान करता है। ठीक है, प्रभा प्रदान करता है, प्रसन्न रहते हैं, मेधा शक्ति बढ़ाता है। तो ये सब क्या है पित्त के ही, अगर पित्त इसमें रहेगा अच्छे से तो ये चीज़ों की क्वालिटी रहेगी हमारे शरीर में। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि कफ अगर होगा तो उन्होंने बोल दिया कि स्निग्ध बंधो स्थिरत्वम च गौरवम वृश्य बलम क्षमा धृति अलोभश्च कफ कर्मा अविक्राजम। इसमें बोला गया कि ये क्या करेगा कि स्नेह उत्पन्न करेगा, बंध उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, उसके बाद स्थिर गौरव को, वृश्य को, ठीक है, बल को उत्पन्न करेगा, क्षमा धृति। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है शीन दोषों के संक्षेप में। तो शीन दोषों के संक्षेप में उन्होंने क्या बोल दिया गया है कि वाते पीते कफश्च शीन लक्षणम उच्यते। ठीक है ना, अगर क्या है जो चीज़ें हैं वो अपने ठीक तरह से काम नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, शीन बढ़ जाएंगी, शीन हो जाएंगी या तो वृद्धि में चले जाएंगे। इसमें कुछ इतना खास नहीं, बस आपको याद रखना कि जो वातज पित्तज जो कफज है, ठीक है, उसके जो कर्म बताए गए हैं प्राकृतिक कर्म, तो वो किस चैप्टर में बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं चरक सूत्र 18 में। ठीक है, रेफरेंस में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया कि दोषों की वृद्धि के क्या लक्षण है, तो उन्होंने बोला कि जब दोष जो है प्राकृतिक विषम में हो जाएंगे, जो प्राकृत अवस्था में थे जब वो विषम अवस्था में चले जाएंगे, और क्या होगा साथ में, और विशेषता वो इस अवस्था में जाएंगे कि जिसमें क्या है दोषों की अधिकता होनी स्टार्ट हो जाए, उसको क्या वृद्धि का लक्षण बोल देते हैं। इसी तरह इन्होंने बोल दिया कि चैप्टर जो है तत्र श्लोकी में कंप्लीट होता है। इसमें जो पूछ लिया जाता है कि त्रिविध बोध संग्रह जो है वो कहाँ आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जो त्रिविध बोध संग्रह है वो चरक सूत्र 18 में आता है। ठीक है, प्राकृति जो कर्म है त्रिदोष के तो वो किस में आते हैं, तो वो भी चरक सूत्र 18 में ही आते हैं। उसके बाद शोथ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो इसी में ही आता है। ठीक है, तो ये को याद रखना है। एक चरक विमान 4 होता है तो उसमें आता है त्रिविध ज्ञान संग्रह। ठीक है, ये बोध और ज्ञान में डिफ्रेंसिएशन आता है तो इसलिए यहाँ पर बता रहे तो त्रिविध ज्ञान में आ जाएगा आप तो उपदेश, उपमान, ठीक है, और सॉरी अनुमान और प्रत्यक्ष। ठीक है, एक देखो अभी हमने पासवर्ड याद किया तो इसलिए पासावर्ड भी याद कर लेते हैं। तो पासावर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, तो जब हम चरक सूत्र 1 पढ़ रहे थे अनुबंध चतुष्टय, तो उसमें हमने पासावर्ड यूज़ किया था, PASA पासा। तो P से था क्या था प्रयोजन, अ से अधिकारी, स से संबंध और अ से अभिधेय। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपको याद रखना है। पास तो प से क्या आ जाएगा हमारा प्राकृति, अधिष्ठान और समुत्थन विशेषता है। तो इस तरह का जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।